हेलो, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग पी वाई क्यू देखेंगे। पी वाई क्यू बेसिक जो एनवायरनमेंट हम लोगों ने पढ़ा है उसी का पी वाई क्यू देखेंगे। पी वाई क्यू रामबाण इलाज है, मतलब इसमें आपके जो पर्टिकुलर पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो यूपीएससी रखता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो आपको समझ में आ जाती है। इसके ऑप्शंस में रिसर्च करेंगे हम लोग और देखिएगा कि वो आने वाले सालों में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वो ऑप्शंस जो हैं उनसे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देता है पी वाई क्यू के एनालिसिस को, इसलिए सारे जो टॉपर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा फोकस करने बोलते हैं पी वाई क्यू के ऊपर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। The first question, which of the following are nitrogen fixing plants? Alfalfa, amaranth, chickpea, clover, purslane, kulfa और and spinach। अब इसमें ऑप्शन देखिएगा 1, 3, 4, ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन हैं। तो हम लोग को बेसिकली पता है कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं ना, लेग्यूम्स जो होते हैं, दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। और हम लोगों ने पहले पढ़ा था इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में कि राइजोबियम का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लेग्यूम्स के साथ, जो मदद करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, ठीक है। तो ये था। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ रहा है ये जो चिक्पी है, जिसको चना बोलते हैं हम लोग, तो ये तो लेग्यूम है, तो ये तो होगा ही होगा, बाकी मुझे नहीं पता। तो अगर 3 होगा ही होगा तो 3 तो दोनों ऑप्शन में है, तो आपको 50-50 तक तो पहुंचा देता है। जो बेसिक नॉलेज है ना, यूपीएससी विल ऑलवेज सेट द ऑप्शंस इन सच अ वे दैट यू विल गेट टू 50-50 इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। तो अब इतना हमें पता है। अब यहाँ पे जो गेम है ये बोल रहा है क्लोवर और यहाँ पे 5 और 6 पर्सलेन और स्पिनच। तो ये तो मुझे पता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि स्पिनच जो है दैट इज़ नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, है ना। ये बेसिकली पालक बोलते हैं ना, पालक। तो ये पालक जो होता है ये साग की तरह होता है और ये कुछ ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है। और ये जब आप उखाड़ के खाते होंगे, जब आपके यहाँ बनता होगा, तो इसके रूट्स में आप रूट्स राइजोबियम टाइप का नहीं देख पाते हैं, है ना। तो वैसे भी गेस कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ पे 50-50 तक तो हम लोग पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इन केस अगर फ्यूचर में कभी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग रिपीट होता है तो वी विल बी एबल टू टैकल इट, राइट। तो लेग्यूम्स में देख, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होता है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो होते हैं दे आर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स। तो हम लोग अगर देखें कि एक बार क्वेश्चंस जो आ चुका है वो ऊपर लेग्यूमिनस से क्रॉप्स थे जनरली सारे जो पूछे गए। इस बार अगर नॉन लेग्यूम्स दे दिया, सी बकथॉर्न दे दिया या साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिट्रेटेरिया दे दिया, तो हाउ यू आर गोइंग, मतलब वहाँ पे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। बट एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग इनटू द डीपर डेप्थ्स, सो दैट अगर अगले बार क्वेश्चन आता है उससे तो वी विल बी एबल टू टैकल इट। अब जैसे लेग्यूम्स में हम लोगों ने बात की थी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो दलहन होती है ना, दाल वाली जो होती है ना, जो पल्सेस वगैरह होते हैं वो इसमें होंगे। तो हम लोग देखते हैं बीन्स है, ये डाइकॉट जनरली जितने हैं सारे हैं, है ना। तो ये हम लोग एक बार देखेंगे, लाइमा बीन्स हो गया, ब्लैक आइड पीस हो गया, जूकी बीन्स हो गया, मूंग बीन्स हो गया, कॉपीज। यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप बनता है, जैसा हम लोगों ने पिछली बार बात किया था। अब इसके बाद नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप भी होते हैं। हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप भी है, उसमें भी जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे सी बकथॉर्न। अब सी बकथॉर्न पे इतना फोकस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सी बकथॉर्न जो है जीआई टैग है लद्दाख का, और ये पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था सी बकथॉर्न। तो सी बकथॉर्न कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख सकते हैं,
ये फल होता है ना। ये अब ये सी बकथॉर्न डायरेक्ट पूछ ले एग्जाम में कि सी बकथॉर्न है क्या, तो लोग बोलेंगे कि हाँ कोई मेरीन स्पीसीज होगा शायद, अगर वाइल्ड गेस भी मारना होगा तो। बट ये इस तरीके का है। तो और साइनोबैक्टीरिया भी है कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग, जैसे नॉस्टॉक एनाबेना। तो इन सब के जो फेमस नाम है उनको याद रखने का अपने को, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इन नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स नहीं पढ़ा था, वो इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन में आता है तो फिर उस टाइम भी एक्सप्लेन करता है, रिडंडेंसी होती। तो वी विल लुक इनटू ऑल दिस 4 साइकिल्स एंड यही 4 साइकिल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब जो इम्पॉर्टेंट है वो यही 4 साइकिल्स है। और इसी से क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये पर्टिकुलर यही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स के रिगार्डिंग पूछा है। जैसे देखिए कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल में वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर इनटू द साइकिल, है ना। तो अगर आप मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है तो कार्बन है, कार्बन का क्या मेन सोर्स है क्या, कार्बन साइकिल में हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस यही सब मेन होता है। तो ये तो एटमॉस्फेरिक वाला ज़्यादा किस्सा है कार्बन का। हालांकि कार्बन अर्थ में भी बहुत मात्रा में प्रेजेंट है क्योंकि सारे ऑर्गेनिक मैटर जो है डीके होते हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें भी कार्बन बनता है, फॉसिलाइजेशन होता है। नाइट्रोजन साइकिल तो बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेरिक साइकिल है और ये कुछ सॉइल में जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू ये लिथोस्फीयर मतलब सॉइल्स में जाता है, लेकिन मेन सोर्स तो नहीं है इसका, ये है ना। एटमॉस्फेयर में ही 78% है, तो भाई इसका वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या लेना देना। तो ये बचता ये दोनों है, अगर गैस मारना हो तो आप इन दोनों में मारते हैं। मैं वही बोला ना 50% तक पहुंच जाते हैं लोग। उसके बाद आप थोड़ा मतलब उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर आपका नॉलेज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि वेदरिंग ऑफ रॉक से कौन जाता है ना। तो सल्फर आप देखिएगा तो सल्फर कहाँ से निकलता है, सल्फर आप बोलिएगा सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, SOx निकल रहा है, तो ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से निकल रहा है या तो वोल्केनिक वाले से निकल रहा है। अब इतना सल्फर का मात्रा इतना थोड़ा प्रेजेंट है। आप जब सल्फर की माइनिंग के हिसाब से सोचिएगा तो सल्फर की माइनिंग ऐसे तो नहीं है कि बहुत आसानी से निकल जाती है ना। तो हम लोग बेसिकली उसी में अभी देखते हैं हम लोग ये सारे साइकिल्स, ठीक है। तो कार्बन साइकिल से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो कार्बन साइकिल देखिए 2-3 प्रोसेस है इसमें। एक तो रेस्पिरेशन हो गया अपना, है ना। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में आदमी लेता है ऑक्सीजन और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सारे प्लांट रात में जब सनलाइट नहीं होती है तो रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद एनिमल ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं साइकिल में, है ना। वही दिख रहा है, देखिए यहाँ एनिमल रेस्पिरेशन हुआ तो ऐड हुआ, प्लांट ने रेस्पिरेशन किया तो ऐड हुआ, यहाँ पे फैक्ट्रीज ने कुछ एमिशन किया उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। रूट्स के रेस्पिरेशन से भी वैसे ऐड ही हो रहा है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस एक वे है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, मतलब ये कंज्यूम होता है यहाँ पे बेसिकली, है ना। तो इस तरीके के और ये फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है, कोई भी डीके हुआ है ना तो वो फिर बाद में फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे फॉसिल्स मान लीजिए मतलब आप कोल ही लेते हैं तो कोल में क्या होता है, कार्बन ही तो होता है। तो जैसे कोई वो है तो उसका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डीके हो रहा है तो इट इज़ बेसिकली रिड्यूसिंग इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। उसका रिडक्शन होता जा रहा है, फिर वो बन गया। तो इस तरीके से होता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। अब देखिए नाइट्रोजन का जो हम लोगों ने बात किया था, नाइट्रोजन मेन जो है एटमॉस्फेयर में ही है, 78% नाइट्रोजन है, हाँ सॉइल में भी है, बट इसका ये एक साइकिल है। ये वेदरिंग ऑफ रॉक से तो कोई लेना देना नहीं है ना। मान लीजिए आपने ये देखा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने देख लिया हाँ कि यहाँ पे ये बारिश से वेदरिंग ही लिख रहा है, यहाँ पे इरोजन हो रहा है। अगर आपको इतना भी बेसिक पता है तो ये आप क्वेश्चन टैकल कर सकते थे, है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल हम लोग देखते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल आपने बचपन में पढ़ा हो कि जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में जाता है, ठीक है। और बाकी एक और तरीका है जो हम लोगों ने राइजोबियम वाला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ा, और अदर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे साइनोबैक्टीरिया थे, एनोवेना और नॉस्टॉक, वो लोग कर रहे हैं,
है ना। कुछ ट्रीज़ हैं जैसे सीबकथॉर्न, है ना, एल्डर विलो हो गया, तो वो लोग भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो अब ये 2-3 फॉर्म में है नाइट्रोजन। ये देखिएगा NH3 है, तो ये है अमोनिया, ठीक है, NH4+ है, तो ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है ये NO2- है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन। NO3 है, NO3- है, तो ये हो गया नाइट्रेट। तो ये अलग अलग फॉर्म में है। अब इसमें बोलिएगा कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम प्लांट कौन सा करता है, तो प्लांट, क्योंकि एनिमल्स तो डायरेक्ट नाइट्रेट ये सॉइल से तो नहीं लेंगे, कोई सॉइल तो नहीं खा रहा ना, तो नाइट्रेट जो है ना सबसे रेडली जो एब्सॉर्ब होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है बाय प्लांट्स। इसी को यहाँ पे असिमिलेशन बोलते हैं, असिमिलेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे नाइट्रेट फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे ये अमोनिया भी होता है, NH3 भी होता है पॉइंट में, है ना, फिर उसके बाद NO2- भी होता है, तो ये सब प्लांट्स में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे प्रोसेस क्या क्या था। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इधर से हुआ, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन इधर से हुआ, ये NO3- के फॉर्म में हुआ, ये NH3 के फॉर्म में हुआ, अमोनिया के फॉर्म में हुआ। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। उन्होंने नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, है ना। फिर उसके बाद अदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से दैट ट्रांसफॉर्म इट इनटू द NO3- नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, फिर ये सबसे ज़्यादा रेडली एब्सॉर्ब होता है ना। तो ये बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन साइकिल घूमता है। अब जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज हुआ, फिर उसके बाद अमोनिफिकेशन होता है उसका, वो NH4+ में मिलता है, देन फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया टेक इनटू एक्शन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द नाइट्राइट, राइट। तो ये नाइट्रोजन साइकिल का, अब इसमें कहीं वेदरिंग दिखा है आपको? नहीं दिखा। वही मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू विल अंडरस्टैंड, हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग, सो यू विल इमेजिन हाउ थिंग्स वर्क। तो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में देयर इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम द एयर, then inside under the soil what is happening, the nitrifying bacteria are taking into the action, converting various forms of nitrogen into another, and plants are absorbing those nitrogen। अब देखिए नाइट्रोजन की कमी होती है कहीं कहीं पे। इंडिया में अलुवियल सॉइल जो है, इंडिया का अलुवियल बेल्ट जो है, जो ग्रीनरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे जो है सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको यूरिया देते हैं, यूरिया वाली सब्सिडी होती है ना, ठीक है। अपने कौन कौन देते हैं, देखिए NPK होता है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ठीक है। तो ये तीनों बेसिकली हम लोग, ये तीनों फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें सब्सिडी दिया जाता है। तो यूरिया उनमें से, यूरिया किस लिए दिया जाता है? फॉर नाइट्रोजन ओनली, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रोथ में मदद करता है, लेकिन ये बेसिक इनिशियल ग्रोथ में मदद नहीं करता है। इनिशियल ग्रोथ में फॉस्फोरस में मदद करता है। अभी ये BPSC की जो 70th जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर को, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इनिशियल ग्रोथ में एज अ हार्मोन में कौन सा यूज़ होता है, वो है फॉस्फोरस। इट वाज नॉट नाइट्रोजन, राइट। तो हम लोग देखते हैं, चलिए। अब ये फॉस्फोरस साइकिल, अब इसमें हम देखें कि इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू रॉक्स। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये फंडामेंटल चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, जैसे देखिए ये रॉक्स है, तो ये यहाँ पे इरोजन हुआ, ये इरोड होकर के गए, ये यहाँ पे सेडिमेंट बना, देन इट विल अगेन फॉर्म इनटू रॉक, है ना। तो यही चलता है, इनका प्रोसेस ही यही है। अब जैसे हमने बोला कि फॉस्फोरस भी यूज़ होता है प्लांट्स के इनिशियल ग्रोथ हार्मोन की तरह यूज़ करते हैं उसको, तो फॉस्फोरस का भी तो है, डाइअमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं, सॉरी, डाइअमोनियम फॉस्फेट होगा ना, ये वाला यूज़ होता है। हाँ, डाइअमोनियम फॉस्फेट एज अ फर्टिलाइजर देते हैं प्लांट में, है ना। इस पर भी सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको रिलेट करते हुए चलना है दिमाग में सब कुछ। तो ये जो है बेसिकली एरोजन के थ्रू जा रहा है, एंड देन प्लांट्स में गया, फिर उसके बाद ये एनिमल्स में उसी के थ्रू ट्रांसफॉर्म होगा, फिर डिकम्पोजिशन होगा, देन ये एक साइकिल अलग चल रहा है। तो बेसिकली ये वाला इरोजन वाला साइकिल है, वेदरिंग एंड इरोजन वाला साइकिल, ठीक है। अब हम लोग सल्फर पे जाते हैं। सल्फर में क्या हो रहा है?
है ना। सल्फर का जो हम लोग फॉसिल फ्यूल जो बर्न करते हैं उसमें सॉक्स निकलता है, सल्फर मतलब अलग अलग टाइप के सल्फर निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके। और यहाँ पे वोल्केनिक होता है तो उसमें भी आप देखिएगा ये इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल इन नेचर एंड सेकेंडली ये जो है ना, जैसे इसका प्रेजेंस अगर फॉसिल फ्यूल में होगा ना तो उसको स्वीट बोल देंगे, बट इसको एलिमिनेट करना पड़ता है, इट इज़ वेरी हाईली पॉल्यूटेड, राइट। तो ये दोनों ये इधर फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से निकला है तो वोल्केनिक इरप्शन से निकला है यहाँ पे। देन अगेन इट व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हम लोगों ने जब देखा था कि ताज का डिक्लेरेशन हो रहा था ना, ताजमहल का डिक्लेरेशन हुआ था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पॉल्यूशन कम करना है उस इलाके में, क्योंकि एसिड रेन की वजह से जो हमारा हेरिटेज है, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज एंड इट इज़ वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ताजमहल का जो डिक्लेरेशन हो रहा है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द एसिड रेन हो रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सल्फर, ये सल्फर वो पॉल्यूटेंट्स इन एयर। तो देखिए या तो यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट डिपोजिशन हो जाएगा कहीं पे, और या तो वेट डिपोजिशन होगा बाय द मीन्स ऑफ द रेन, ठीक है। तो अब ये इसी के थ्रू यहाँ पे देखिए वाटर में जाएगा, यहाँ पे फिर सेडिमेंट्स बनेगा, फिर वही रॉक्स बन सकते हैं, और या तो यहाँ से डायरेक्ट जाएगा फिर सल्फाइड आयन में बनेगा, ठीक है। और इसी से यहाँ पे मिक्स होकर के ये ऑर्गेनिक फॉसिल फ्यूल्स में भी जा सकता है। तो फिर ये जब दोबारा ये जब प्रोसेस होगा फिर बर्न होगा तो फिर इसी प्रोसेस से निकलेगा, या तो ये इधर सल्फाइड आयरन सल्फाइड्स के फॉर्म में इधर जाएगा और वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू निकलेगा। तो बेसिकली इट इज़ अ साइकिल दैट इज गोइंग ऑन। तो एक तरफ तो ये इधर प्रोसेस में इधर से जाएगा तो इधर से वाटर्स में जाकर के सेडिमेंटेशन होगा, या यहाँ पे यहाँ से ड्राई डिपोजिशन होगा तो प्लांट्स अपटेक करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, उससे भी ये जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा इसी तरीके से। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 साइकिल देख ली, कार्बन साइकिल देखी, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ आ गया कि वेदरिंग वाला जो फिनोमेना है, इन विच ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल इट इज़ हैपनिंग द मोस्ट, इट इज़ हैपनिंग इन फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन कॉन्टेक्स्ट of which of the following do some scientists suggest use of cirrus cloud thinning, ठीक है, and injection of sulfate aerosol into the atmosphere। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर मान लीजिए इन मेंस अगर क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग, मतलब ये इसमें से इन चारों में से कोई ऑप्शन होगा एक, तो उसमें ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मान इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन इन सब रीजन, ये भी बहुत न्यूज़ में चल रहा है अभी, क्योंकि अभी यूज़ भी किया गया था एक जगह और उसकी वजह से मतलब फ्लड भी आ गया था। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हम लोग देखेंगे ये हो सकता है या फिर ये हो ही नहीं सकता है, दैट इज टोटली मतलब वो वाली चीज़ें। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड्स ऑन द अर्थ, अभी ये सोलर विंड वाला भी चीज़ न्यूज़ में चल रहा है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, इसमें देखिएगा ना तो इसका आंसर बेसिकली रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग है। तो देयर इज मोस्ट प्रोबेबली द बहुत प्रोबेबल चांसेस है कि GS3 में आपको क्वेश्चन आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग। उसमें आप जब वो देंगे, सजेशन देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि सिरस क्लाउड थिनिंग होना चाहिए, इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन द स्ट्रेटोस्फीयर होगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल एडवांस मतलब टेक्निकल सुपीरियरिटी दिखाएगा आपका इन दैट GS3 पेपर विच इज़ हाईली टेक्निकल इन नेचर इन एनीवेज, राइट। तो हम लोग देखते हैं आगे, है ना। तो इसमें पता चल गया कि रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको इन सब के बारे में बेसिक पता होता तो आप इन क्वेश्चन को टैकल कर जाते, है ना। लेकिन वही है, अब थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि ये क्या है, थिनिंग कर रहे हैं, तो थिनिंग कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसका थिनिंग होगा तो उससे आर्टिफिशियल रेन कैसे होगा। सल्फेट एरोसोल से हमने नहीं सुना है कि आर्टिफिशियल रेन की सीडिंग होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम लोग रिड्यूस कर सकते थे तो भाई कर लेते ना, इतना डिवास्टेशन क्यों लेंगे हम लोग, इतना मनी का लॉस होता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, इतनी लाइफ्स की लॉसेज होती है बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हिटिंग। तो अगर हो पाता तो हम लोग कर लेते हैं अभी तक, ठीक है, नहीं हो रहा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड का कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। अगर आपको सोलर विंड के बारे में पता है, सोलर फ्लेयर्स के बारे में पता है, इसका मतलब उससे कम्युनिकेशन वाली चीज़ों पे हार्म होता है ना, कि पावर लाइन्स पे हार्म होता है। लेकिन हम कभी हम लोगों ने ये नहीं सुना है कि ये सिरस क्लाउड थिनिंग करेंगे। क्लाउड से सोलर विंड का क्या लेना देना है, मतलब
पहली बात तो ये, क्योंकि वो तो मैग्नेटोस्फीयर जो अर्थ का है उससे डील करता है। तो यहाँ पे जो सही शार्ट आंसर जो लग रहा है, जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग वाला ही था। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, कि क्लाउड सीडिंग वाली, पहला ऑप्शन क्लाउड सीडिंग था क्या? हाँ ठीक है, आर्टिफिशियल रेन वाला। तो आर्टिफिशियल रेन में ये होता है सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर का वो केमिकल नेम है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम आयोडाइड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना। तो वो क्या करता है, इट इज़ ये क्या है ना, इसके चारों बगल वाटर, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत वाटर वो हाइड्रोफिलिक बोलेंगे ना शायद, ये वाटर अट्रैक्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर में। तो मॉइस्चर से इसके चारों बगल आ जाते हैं। उसके बाद ये क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद देन ये कंडेंस होकर के प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो यही चीज़ का इस्तेमाल किया था अभी दुबई में। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में जिसमें फ्लड आ गई थी, अच्छी खासी फ्लड आ गई थी। अब उसके बाद वाला ऑप्शन क्या था, ट्रॉपिकल इंटेंसिटी ऑफ, वो कोई लॉजिक ही नहीं है उसको ऑप्शन का। इंटेंसिटी और साइक्लोन इज़ अ वेरी बिग फेनोमेना, राइट। वो एक लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे, सर्टेन नंबर ऑफ कंडीशन मेट इन अ पर्टिकुलर ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद वो फॉर्मेशन होता है, एंड द टेनेसिटी विथ विच इट फ्लोज लाइक 220 किलोमीटर पर आवर, 150-160 किलोमीटर पर आवर, यू कैन नॉट डिफाई द नेचुरल फोर्सेस, राइट। तो वो ऑप्शन ही बहुत बेतुका सा है, तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग सोलर विंड्स वाली जो बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे अर्थ पे ये सन है, सन में क्या होता है, सन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और यहाँ से ये सन स्पॉट होता है, सन स्पॉट भी होता है, वो मैं एक दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, यहाँ पे तो उतना टाइम नहीं। तो सन स्पॉट होता है, यहाँ पे सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसके बाद ये कुछ जगह से क्या होता है ना, एक सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। ये बेसिकली ये मैग्नेटिक लाइन्स ही होते हैं इसके, सन के, और ये काफ़ी हाई स्पीड में ट्रैवल करते हैं। बेसिकली दे आर EM वेव्स, और ये बहुत हाई स्पीड में ट्रैवल करते हैं, एंड दे आर वेरी, मतलब इसका इनका टेम्परेचर भी बहुत होता है, इनमें आयंस भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जब इस साइड में आएंगे तो ये अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। अब ये यहीं पे सोलर फ्लेयर जाता है और उसके बाद यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे डेविएट हो जाता है ना, और ये यहाँ से यहाँ डेविएट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं ऊपर वाले, मतलब जो आर्कटिक सर्कल्स के ऊपर जो है, वहाँ पे हम लोग को, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज हो गए, वहाँ पे यहाँ नॉर्थ साइड में क्या दिखता है, ऑरोरा बोरियोलिस, और नीचे क्या दिखता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब इसको याद रखने का ये तरीका है, नीचे साइड में ऑस्ट्रेलिया है तो उससे ऑस्ट्रेलिया ही लिख दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिस, और ऊपर में एक साइड का याद हो जाता है, दूसरा तो बोरियोलिस ही है। तो ये एक फिनोमेना है सोलर विंड्स वाला। अब इसमें देखिए 2025 में क्या होने वाला है ना, सोलर साइकिल होता है एक। तो ये बेसिकली मतलब इतने तो टाइम का होता है, तो सोलर साइकिल होता है बेसिकली। तो इसी पीरियड में सोलर मैक्सिमम होता है ना। ये 11 साल का होता है शायद, ऐसा कुछ है, मैं कंफर्म कर लूँगा। तो सोलर मैक्सिमम होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर फ्लेयर्स हिट करते हैं अर्थ को। और इससे क्या होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स जो है, इलेक्ट्रिक लाइन्स हो गया, कम्युनिकेशन चैनल हो गया, ये सब डिसरप्ट कर देता है ये। और ये सबसे मैक्सिमम होने वाला है 2025 में, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सोलर साइकिल 11 ईयर्स का होता है, ये याद रखिएगा। सोलर मैक्सिमम होता है, वो अभी आने वाला है, कुछ टाइम के बाद होता है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड्स एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, एंड दीज आर द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, राइट। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद सर्विस क्लाउड थिनिंग की बात थी ना, देखिए इसमें भी बहुत कुछ है सीखने को। अब सर्विस क्लाउड थिनिंग, ये देखिए 2 तरीके के रेडिएशन है, ठीक है। एक तो यूवी रेडिएशन है जो सन के थ्रू आ रहा है ना, एक यूवी रेडिएशन है, और एक जो है सन आ गई यहाँ पे, अर्थ में एब्जॉर्ब हुआ, देन अर्थ से जो रिलीज होता है हीट, दैट इज लॉन्ग वेव रेडिएशन।
ठीक है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है ना, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि ऊपर वाले जो क्लाउड्स होते हैं, देखो यहाँ पे दिया है ट्रोपोपॉज है, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है। तो ऊपर में जो क्लाउड बनते हैं, ऊपर में जो क्लाउड बनते हैं उससे यूवी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, या जो नीचे वाले क्लाउड रहते हैं उससे ज़्यादा वो होती है। तो देखिए, ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं, आप अगर नॉर्मली आप जब देखते हैं बादलों को, जब बादल नीचे होते हैं, ज़्यादा करीब नज़र आते हैं, तो उनको आप नीचे से देखिएगा तो वो काले काले दिखेंगे, राइट। यहाँ पे जैसे ये भी दिखेगा आपको, ये देखिए, ये काला ही आइडेंटिफाई कराया गया, ठीक है। तो नीचे से देखोगे आप तो काला दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो लाइट जो आ रही है दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। वो लाइट अगर इससे पर्कुलेट हो गए, पास होकर के अगर आपके पास आ जाती है, देन इट वुड हैव अपीयर्ड एज ए शाइनी ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि नीचे जो क्लाउड्स रहते हैं ना, दे बेसिकली रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ द सनलाइट, है ना। लेकिन ऊपर वाले जो क्लाउड्स होते हैं उससे पास हो जाते हैं यूवी रेज, ठीक है। और दूसरा और भी चीज़ें, जैसे इससे अल्बीडो हो रहा है ना, ऐसे ही ये स्नो से अल्बीडो होता है। स्नो का अल्बीडो सबसे ज़्यादा होता है। अल्बीडो इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ जो हम लोग आ रहा है ना, सनलाइट आ रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो दैट इज अल्बीडो, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए उसके बाद अब यहाँ पे सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन मेथड ही दिया हुआ है, ये जो चीज़ें, ये जो मैंने डाला है यहाँ पे। अब देखिए, पहला है कि सरफेस एल्बिडो इन्हेंसमेंट कर सकते हैं कि कुछ वाइट, जैसे होता है कि मान लीजिए कि कुछ बिल्डिंग्स, एक पर्टिकुलर सिटी रखा, उसमें सारे बिल्डिंग का कलर वाइट रख दिया, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एल्बिडो, मतलब इवन सीलिंग का भी रख देंगे तो एल्बिडो बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का, तो उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा मैक्स टू मैक्सिमम जितना यूवी रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इंक्रीजिंग रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मरीन क्लाउड्स। तो मरीन क्लाउड्स मतलब लोअर क्लाउड्स को क्यों हम लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा एल्बिडो होता है। ऊपर में क्या करेंगे, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल, ये भी स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल जो रहते हैं ये भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एंड देन स्पेस बेस्ड मेथड कोई कुछ लगा दिया वहाँ पे, मिरर टाइप का या फिर कुछ, तो उससे ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। जो सीरस क्लाउड थिनिंग वाली जो बात थी, सीरस क्लाउड मतलब क्लाउड भी तो अलग अलग तरह का होता है। आपने पढ़ा होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, क्यूमुलोनिम्बस होता है ना। उसके बाद स्ट्रैटस क्लाउड होते हैं, है ना। फिर उसके बाद सर्रस क्लाउड होते हैं। तो सर्रस क्लाउड की तो बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो सर्रस क्लाउड जो होता है, ऊपर वाले होते हैं, ये इस तरीके से दिखेंगे आपको, देखिए। तो इनसे क्या होता है ना, ये जो जैसे ये रेडिएशन निकला ना, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ये टेरेस्ट्रियल, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो निकलता है, LGTR, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो हीट रिलीज हुआ है वो हीट में ही ट्रैप हो गया वापस से, है ना। जैसे हम लोग, ये आप फिनोमेना आप तभी नोटिस करोगे जब, जैसे अभी ठंडी चल रही है, तो व्हाट यू विल सी कि जिस दिन क्लाउड होगा आसमान में, उस दिन रात में उतनी ठंडी नहीं पड़ती है। और इवेंचुअली आप अगले मॉर्निंग में देखोगे तो जिस दिन रात में क्लाउड रहता है, उस दिन अगले दिन फॉग भी नहीं दिखेगा आपको। वाई? कि ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो निकलता है ना, दैट इज अगेन कमिंग बैक, और उसके वजह से हीट होता है। अब जब हीट होगा तो वहाँ पे फॉग नहीं बनेगा, बिकॉज फॉग नीड्स लोअर टेम्परेचर्स, बिकॉज फॉग इज अ काइंड ऑफ क्लाउड दैट इज फॉर्मिंग एट द सरफेस लेवल बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट दैट इज प्रेजेंट इन इट, राइट। तो इसलिए वो वाली चीज़ होगी, है ना। तो ये जो सर्रस क्लाउड है, इसको अगर हम लोग थिनिंग करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये निकल जाएगा यहाँ से रेडिएशन, तो हीट ट्रैप नहीं होगी वहाँ पे। तो हम लोग को तो यही सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन वही चीज़ है ना, कि इंटरवेंशन करके हम लोग क्लाइमेट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बिकॉज अभी मान लीजिए 1.5 डिग्री सेल्सियस पे जो कंटेन करने की बात हो रही है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, वो क्यों हो रही है, बिकॉज अर्थ इज वार्मिंग अप, राइट। तो उसी के लिए हम लोगों ने अलग अलग इंटरवेंशन मेथड रखे। तो उसमें से सीरस क्लाउड थिनिंग भी है। क्यों है सीरस क्लाउड थिनिंग, आपको पता ही है।
अब सिरस क्लॉथ थिंग के साथ भी एक और स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल सल्फेट एरोसॉल इंजेक्शन कर रहा था ना, इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए वही, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया और यहाँ थिनिंग की भी बात कर ली। तो ये इनकमिंग रेज को रिफ्लेक्ट करेगा और वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को करेगा, है ना। ओह माय गॉड, बोलते बोलते थक जाता हूँ। अभी तक देखिए हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये सब बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो अगेन वी विल स्टार्ट, इसको हम लोग एक पार्ट 2 में देखते हैं। बाकी जो है वो ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत सारे करंट अफेयर्स के भी टॉपिक डिस्कस किए हैं एंड अदर्स भी हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। वी विल रिज्यूम इन सम टाइम, मतलब एक और लेक्चर डालता हूँ उसमें करेंगे। एंड पिछले वीडियो में जो है वो वॉइस क्लैरिटी सही से नहीं आई थी, बिकॉज ठंड बहुत है तो ब्लोअर चल रहा था, मुझे पता नहीं था, मैं अभी पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो अभी मैं एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज डू टेल, आई विल वर्क ऑन इट एंड let's meet in next section. Okay, bye bye.